नमस्कार, न्यूज प्लस विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके सामने बड़ा ही मौजूद विषय हम लाए हैं। साथ रहेंगे तो तफसील से सारे पहलुओं को समझ सकेंगे। आपने अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म बागबान जरूर देखी होगी। मैं उसी से संदर्भ लेते हुए आपको इस पूरे विश्लेषण कार्यक्रम में आगे लेके चलते हैं। हर घर में बूढ़े माँ बाप जरूर होंगे। उनकी सेवा और उनका हर पल ख्याल रखने से ही आपकी तरक्की होती है और भविष्य सुरक्षित रहता है। लेकिन 21वीं सदी में भागम भाग जिंदगी ने बूढ़े माँ बाप में ही भगवान है ये शाश्वत सच्चाई से हर किसी को बेखबर कर दिया है। हजारों घरों में उनका तिरस्कार किया जा रहा है। उनकी सेवा तो दूर, उनकी ठीक से देखभाल तक नहीं की जा रही है। लेकिन अब यूपी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली में संशोधन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साफ है कि अब बूढ़े माँ बाप को दुख दिया तो खैर नहीं, दुख देने वाले बच्चे और नाते रिश्तेदार उनके साथ घर पर नहीं रह सकेंगे। बच्चे घर और अचल संपत्ति में उनके जीवन काल में तनिक भी हिस्सा नहीं पा सकेंगे। बेदखली तो दूर की बात है। यूपी में माता पिता के भरण पोषण और कल्याण कानून 2014 में बनाया गया था, वो अभी भी लागू है। उसी में संशोधन किया जा रहा है। एसडीएम की अध्यक्षता में हर जिले में अभिकरण भी बनाए गए हैं। अभिकरण के फैसले के खिलाफ डीएम के सामने आप अपील कर सकते हैं। बूढ़े माँ बाप भी उस सिलसिले में अपील कर सकते हैं। लेकिन 7वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यूपी कैबिनेट में जल्द ही ये फैसला लिया जाएगा। इस ब्लूप्रिंट पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव जी मौजूद होंगे। उन्हीं के साथ विश्लेषण करते हैं। श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। नमस्कार। वकील साहब, जो चीजें हैं, इस बहुत भाग रही है जिंदगी, और अगर आप चीजों को एसेस करेंगे तो 16 करोड़ बुजुर्ग हमारे देश में हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। अब यूं कह लीजिए कि 16 करोड़ परिवारों में तो बुजुर्ग माँ बाप हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, 21वीं सदी में हम बहुत भाग रहे हैं, आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं। उस दौरान या उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो तमाम बूढ़े माँ बाप तिरस्कार के शिकार हैं। क्या आपको लगता है ये कानून बिल्कुल सही समय पर लाया जा रहा है, संशोधन का? जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस बात की कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का अधिनियम 2007 है, ये 25 सितंबर 2012 को लागू हुआ था, आज ही की तारीख पर। तो आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम आज 25 तारीख को किया जा रहा है, लगभग 13 वर्ष पूरे हो गए इस अधिनियम को आज की तारीख पर। तो बड़े मौके से आपने ये कार्यक्रम आज किया है, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। धन्यवाद सर। दूसरा ये है कि सरकार की जो भी सरकारें जनता के प्रति अच्छा सोचती हैं, तो जो समाज से संदेश आता है उसके लिए वो कानून बनाती हैं। तो 2007 में ये कानून ऐसा लगा सरकार को कि भाई बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा हो रही, तो कुछ कानून ऐसा लाया जाए। हालांकि सीआरपीसी में ऐसे प्रोविजंस थे, लेकिन वृद्ध व्यक्ति आप वैसे ही देख रहे हैं कि करोड़ों मुकदमे लंबित है, उनमें कहाँ वृद्ध आदमी दौड़े। तो स्पेशल एक पावर दे दी गई, एसडीएम की कोर्ट बना दी गई और ये कहा गया कि भाई इसमें कोई व्यक्ति आता है और वो अपनी बात रखता है, तो उस मामले को 90 दिन के अंदर आप डिस्पोज करें। जी। तो उसमें ये है कि भाई वृद्ध आदमी को दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ी कि 10 साल वो लड़ रहा है, तब तक 60 साल के बाद वो वृद्ध होता है, और 10 साल लड़ा तो वैसे ही खानगी की दिक्कत, तो 70 साल में चल बसा, तो उसके जीवन में आदेश हो ही नहीं पाया और वो पट गया। तो ये एक अच्छा प्रयास सरकार का है। और अभी जो संशोधन लाया गया है, ये संशोधन भी कोई बहुत खास माने नहीं रखता है, क्योंकि वो एक कानून बनाने वालों की गलती थी कि भाई आपने उसको हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। तो बेदखल कर दिया तो माँ बाप की जो संपत्ति है वो किसको जाएगी? गवर्नमेंट को थोड़ी जा सकती है।
तो अब उसकी उनके जीवन काल तक ही बेदखली रहेगी और उनके मरने के बाद जो है वो संपत्ति जो उसके लीगल एयर्स हैं उनमें जाएगी। जी। तो ये संशोधन भी जो गवर्नमेंट ला रही है वो सही है। जी बस वासु जी, एक बात और इसी में जोड़ के आपसे पूछना चाह रहे थे। मतलब ठीक है, जी हम किसी घर में बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चे जी 4-5 हैं और वो उन्हें ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, या आपसी कुछ समझौता हुआ, या आपसी बातचीत में ये हुआ कि 6 महीने बाबूजी हमारे पास रहेंगे, 6 महीने माताजी आपके पास रहेंगी, 3 महीने आपके पास जी रहेंगे, 3 महीने आपके पास, ये जो व्यवस्था है, क्या आपको लगता जी नहीं कि ये इस व्यवस्था को भी संशोधित किया जाना चाहिए? माँ बाप का बंटवारा कैसे हो सकता है? कोई एक व्यक्ति देखे उसे? क्या जो बिल्कुल बच्चे देख रहे हैं, बागबान जी फिल्म में यही दिखाया गया ना, अगर हम अपने जी बच्चों को पाल सकते हैं तो फिर हम अपनों को भी पाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो बिल्कुल टेंडेंसी बदली है, जो प्रवृत्ति बदली है, उस पर कुछ मुझे लगता है संशोधन में और कुछ चीजें बदली जानी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? अ, राजेश जी, देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो कानून बनाने से कुछ संशोधन नहीं होता, उसके जी, लिए हमको आपको बदलना होगा। ठीक कह रहे और हैं। जो बागबान फिल्म में दिखाया गया था कि माँ बाप का बंटवारा बच्चों ने कर लिया था, माताजी एक के साथ रह रही थी, पिताजी एक के जी। साथ रह रहे थे। तो वृद्धावस्था में पत्नी की आवश्यकता जवानी में कम, वृद्धावस्था में ज्यादा होती है। हाँ, अच्छी बात है। और वृद्धावस्था में जब आपके पास बात करने लायक कोई नहीं रहेगा या पत्नी के पास कोई नहीं रहेगा, तो उस समय बच्चे अपने काम से लगे रहते हैं, जो नाती पोते हैं वो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो जी। वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ करके कौन चर्चा करेगा? तो उसकी उसकी जीवन संगिनी। तो अब उसको आपने अलग कर दिया, एक बेटा अपने यहाँ ले गया और पिताजी अलग हैं, तो जी। एक जी। दूसरे का सुख दुख सुनने वाले कोई नहीं। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो गलत। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि इसके जी। लिए जो हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो जी। कमी हमारी। हम मेरे 4 भाई ज्यादा कमा रहा है, तो हम उस बच्चे की देखभाल ज्यादा करते हैं और उसकी वाइफ की ज्यादा देखभाल कर रहे हैं। और जो बच्चा जी। कम कमा रहा है उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी पत्नी की उपेक्षा करते हैं। तो बस यहीं से वैमनस्य प्रारंभ होता है। और अगर हमने अपने हाँ। जीवन में अपने अंतिम क्षणों के लिए कुछ सेविंग्स नहीं करी, जैसे कि बागवान फिल्म में उन्होंने सारी सेविंग्स अपने बच्चों पे लुटा दी थी, तो जी। फिर जी। आपके सामने यही स्थिति आनी। हम्म। तो आप अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, अपने जीवन तक अपनी सेविंग्स रखिए। और दूसरा, सबसे बड़ी चीज है ये जो हम लोग बेवकूफी काम करते हैं कि अपने जीवन में ही गिफ्ट करके अपने बच्चों को संपत्ति दे देते हैं। हाँ, हाँ, कभी हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में आप वसीयत करिए, आप जब तक जीवित हैं तब तक आपकी संपत्ति आपके अच्छा। पास। आप आपके न रहने के बाद संपत्ति आपके बच्चों को मिलेगी। आप मान लीजिए ठीक बात। वृद्धावस्था में आपकी किडनी खराब हो गई, इलाज की जरूरत है, अब आपने मकान अपने बेटे बहू को दे दिया। बहू कहीं नहीं कभी नहीं चाहेगी कि साहब ये मकान बिके और बाबूजी की किडनी बदली जाए। तो वो यही सोच, भाई ये 65 के तो हो ही गए, अमरावती खा के थोड़ी आए, निपट जाए कुछ दिन में, क्या फर्क, मकान तो मकान बिक जाए तो क्या लाभ इससे। तो ये स्थितियां समाज की बहुत खराब, और इसके लिए जो है हम ही लोग दोषी हैं। हम अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं कि वो हमारी देखभाल करें। जी श्रीवास्तव सर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट है, उसका अगर हम जी आकलन करेंगे तो जी उन्होंने जो असेसमेंट किया है अब तक का भारतीय परिवेश में या भारत का, उसमें यह है कि करीब 38 करोड़ बुजुर्ग 2050 में हो जाएंगे, यानी कि पूरी जी जनसंख्या का करीब लगभग 21% हो जाएगा। जी एक बात मैं आपसे जी जानना चाह रहा था इसी परिप्रेक्ष्य में, जी गिफ्ट डीड की जा रही है, अब 5,000 हाँ रुपए में वो की जा रही है, माता पिता अपने बेटे को साथ कर सकते हैं, क्या उसमें ये कंडीशन लगाई जा सकती है गिफ्ट डीड में कि हमारे जीवन काल तक कोई इस संपत्ति को बेच नहीं सकेगा, लेकिन हमारे जीवन काल के बाद हम नहीं रहेंगे तब वो बेच सकता है? क्या ऐसा गिफ्ट में तो प्रावधान है, ये या कंडीशन केवल वसीयत ही इसका विकल्प है?
ये कंडीशन गिफ्ट डीड में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि गिफ्ट डीड में पोजीशन इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। और अगर हमने गिफ्ट डीड में लिखा हुआ है कि मैं अपने बच्चों की सेवा के प्रतिफल स्वरूप प्यार बस ये अपने बच्चों को दे रहा हूँ, और उसके बाद हम्म। बच्चे नाकृति करते हैं या आपकी व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आप उस गिफ्ट डीड को निरस्त कराने की कार्रवाई कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट हम्म। उचित पाके उसको निरस्त कर देगी। लेकिन अब हम्म। प्रश्न ये आता है कि हम अपने प्रति कितने जागरूक हैं। हमने पुत्र मोह में पढ़ करके और अपनी अपनी संपत्ति किसी भी वजह से अपने पुत्र के को हमने अपने जीवन काल में गिफ्ट कर दी, तो हम्म। आपने अपने हाथ पैर कटा लिए। अब वो हाँ। आप दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए ना, तो अब हम्म। उसके ऊपर है कि वो आपकी देखभाल करता है कि नहीं करता, फिर आप मुकदमा लड़िए। तो जब आप अपने हम्म। पुत्र को देना ही चाहते हैं, तो आप उसको केवल रजिस्टर्ड वसीयत से करिए। और हर जी। समझदार आदमी को अपने जीवन काल में अपनी वसीयत बनवा देनी चाहिए कि वो जिसको जो संपत्ति देना चाह रहा है, वो 4 लड़के हैं, जिसको जिसको जो संपत्ति देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा, तो वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन काल तक उस संपत्ति के मालिक हैं। कोई आपके पास दैवीय समस्या आती है, कोई भी आपको परेशानी आती है, जी। लास्ट में आपकी संपत्ति ही आपके काम आती है। एक एक हम्म। चीज और जोड़ना चाहूंगा। जी। अपने सनातन समाज में आप देखिए कि हर लड़की को जेवर देने का प्राविधान है। हाँ। उसके विवाह के अवसर पर हम लोग जो है उसको लड़की वाले लड़की के माता पिता कुछ जेवर देते हैं और लड़के वाले भी उसके लिए चढ़ाई में कुछ जेवर लेके जाते हैं। तो जी। वो जेवर उसकी उसके लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हाँ। अगर किसी वजह से उसका पति नहीं रह गया, तो हम्म। वो जो जेवरात हैं वो उस महिला के काम आते हैं। क्योंकि अगर आपके हम्म। पास पैसे नहीं हैं, जी। तो आपकी सुनवाई करने वाला, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आपके हम्म। पास अगर कोई धनराशि है, मकान है या आपके पास जेवरात है, तो कम से कम आप अपना जीवन यापन तो कर सकती हैं। हम्म। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं, हम्म। जो बुजुर्गों ने बनाई हैं, उन व्यवस्थाओं पर हम चलें हम्म। और अपने को व्यवस्थित करके चलें कि भाई वृद्ध सबको होना, आगे जी। जो बच्चे हैं उनको भी वृद्ध होना, उनके सामने भी ये समस्या आएंगी। तो हम हम्म। लोग कैसे कुछ ना कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं लेकर के चलें कि साहब जीवन में हमको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, और यदि हाथ फैलाने की कोई स्थिति आ रही है, तो जी। उसकी भी व्यवस्था हम लेके चलें कि भविष्य में हमें क्या व्यवस्था करनी है या हमको ठीक गवर्नमेंट बात। से क्या सहयोग मिल सकता है। सारी चीजें जब आप अपना लाइफ सोच के चलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका जीवन आसान हो जाएगा। और जीवन में बेवकूफी करते रहेंगे, उठा के संपत्तियां बांटते रहेंगे, अपने जीवन काल में सब दूसरों को दे देंगे, तो फिर जो आज स्थितियां हैं, इससे भी भयावह स्थितियां आएंगी, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है, जी। उसमें जो नए बच्चे हैं उनका उनको अपना खर्च चलाना मुश्किल है, तो माता पिता का खर्च कैसे चलाएंगे? ठीक है। ये समस्या है। और हर वृद्ध जितनी तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, उसमें हजारों रुपए केवल राजेश जी दवा का खर्चा है। हाँ। तो हाँ। वो बच्चे अपनी पत्नी का देखभाल करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल, पढ़ाई पढ़ाई इतनी महंगी है कि वही मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो उनके सामने न चाहते हुए विकल्प नहीं होता, तो वो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं माँ बाप। जी। 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 अ, जी मैं श्रीवास्तव साहब एक और बात आपसे जानना चाह रहे थे। जी मान लीजिए किसी भी बूढ़े माँ बाप के 3 बेटे हैं और एक बेटी है, जी और बेटों ने उनका साथ नहीं दिया, अगर माँ बाप जी अपनी बेटी के यहाँ चले जाते हैं, और ऐसे में जी अगर अपनी संपत्ति बूढ़े माँ हम्म, बाप अपनी बेटी को दे देते हैं, तब हम्म, क्या आपको लगता है कि वो जायज है? क्योंकि जो लड़के हैं वो तमाम ऐसे केस चल रहे हैं कि उन्होंने बाद में अपील कर दी या बाद में उन्होंने एतराज कर दिया, तो भाई बहनों के बीच में विवाद शुरू हो गया है वसीयत को लेकर। तो इस तरह के विवादों को का पटाक्षेप करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए परिवार में? देखिए अभी हमने वसीयत की का जिक्र किया था। जी। हर आदमी को अपने जीवन काल में अपने स्वस्थ रहते हुए अपनी वसीयत कर देनी चाहिए। हम्म। अब मान लीजिए जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि 3 लड़के हैं, एक लड़की है, और जी। लड़के नहीं देखभाल करते हैं, लड़की अपने यहाँ ले जाना चाहती है, और पिता हाँ। हाँ। माता की इच्छा है कि सब हम अपनी सारी संपत्ति इस लड़की को दे दें। ठीक बात। अगर जी। सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है,
तो कोई हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं उसको देने में। लेकिन अगर इंसिस्टेंट प्रॉपर्टी है, बुजुर्गी संपत्ति चली आ रही, तो उसमें जी कानून रोकता है कि साहब आप अपनी जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी नहीं है, बुजुर्गी संपत्ति है, उसकी आप पूरी वसीयत नहीं कर सकते। तो उस ओ कंडीशन में फिर लड़के चैलेंज करते हैं। तो अगर आपकी खुद की बनाई हुई संपत्तियां हैं और बच्चे आपका ख्याल नहीं करते हैं, लड़के नहीं देखभाल करते हैं और आप अपनी जी पुत्री को यहाँ जाना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। दूसरे ये कि आप जो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, उसके लिए फिर वही स्थिति आती है कि आप रजिस्टर्ड वसीयतनामा करिए, कि ताकि वो लड़की भी आपके जीवन काल तक आपकी देखभाल करे और आपके न रहने के बाद वो संपत्ति उसको मिले। बहुत ज्यादा है कि आप उसमें जो है एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दीजिए कि साहब हमारे न रहने के बाद ये फला एडवोकेट इसके एग्जीक्यूटर होंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस विल को। अच्छा तो ये सारी स्थितियां हैं। आप उसकी सूचना जो है अखबार में निकाल दीजिए कि मैंने ये वसीयत की, जी जी अपने लाइफ टाइम में ही कर दिए तो बात का वो सारा झंझट ही नहीं रहेगा। बीमारी की स्थिति है, सीएमओ से सर्टिफिकेट ले लीजिए। लेकिन इन सब प्राविधानों की जानकारी का अभाव है, इसलिए सब वसीयतें चैलेंज होती रहती। ठीक बात है। मैं श्रीवास्तव साहब एक चीज और जानना चाह रहा था कि जी रजिस्टर्ड वसीयत कराने में मान लीजिए किसी जी के यहाँ पर या किसी का मकान खुद और बनाया हुआ है और वो 200 वर्गज का मकान है और प्राइम लोकेशन हाँ में है, तो रजिस्टर्ड जी। वसीयत करने में उस बुजुर्ग को कितना पैसा देना पड़ेगा, अप्रॉक्स जानना कुछ चाह नहीं, रहे हैं। वसीयत वसीयत के रजिस्ट्रेशन में वसीयत का केवल टाइपिंग के खर्चे हैं और उसमें हाँ 1501 रुपया करीब या 251 रुपया उसके रजिस्ट्रेशन की फीस लगती। बस। बाकी जो एडवोकेट तैयारी करते हैं वो थोड़ी बहुत फीस ले लेते हैं। तो आप जरूरी थोड़ी कि जो है आप सुप्रीम कोर्ट से बैरिस्टर लाइए उससे तैयार कराइए। आप किसी भी हाँ एडवोकेट से तैयार करा सकते हैं। 1000-2000 रुपए में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हैं जो तैयार करके आपको वसीयत कर दे। और वसीयत तो आप जो चीज आप कह रहे हैं, बस आपकी इच्छा पत्र है, वो आपकी इच्छा जो भी होगी उसको लिख करके तैयार करा देंगे, रजिस्टर्ड करा देंगे। तो उसमें उससे किसी भी ये है कि तरह का भविष्य में रजिस्ट्री शुल्क जी नहीं लगता है। रजिस्ट्री से बहुत नॉमिनल है, 500 रुपए। अच्छा, 500 रुपए। जी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए मात्र, ज्यादा नहीं लगती। हाँ हाँ। तो एक तरीका तो आपके जरिए ये लोगों को पता हो गया है कि वसीयत अगर करानी है तो एक वकील जी कागजात तैयार कर देगा और आप आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार वसीयत कर सकते हैं। उसके लिए वसीयत कर बहुत सकते हैं। खटराग नहीं करना है आपको। और मानसिक दो तनाव ले ऐसी लें कि आप कैसे करेंगे, होगा कैसे, सारी नहीं चीजें नहीं, कुछ नहीं, तमाम बहुत दिक्कतें हैं। बहुत आसान है। लोग एक्चुअली समझते नहीं है, तो वो जी केवल उनके लिए बहुत मुश्किल काम लगता है कि मुझे वसीयत करानी है। आप किसी वकील के पास जाइए, समझिए, और बहुत आसान है। और हर समझदार आदमी को अपने जीवन में ही अपनी संपत्ति का उचित व्यवस्था करते हुए रजिस्टर्ड वसीयत करनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड हमेशा डिस्प्यूट पैदा होता है। जी। एक बात और अब तो इसी में अब, अब तो राजेश अ, जी सुविधा ये भी है कि अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, हाँ तो आप अपना मेडिकल दीजिए। 5,000 रुपए 5500 रुपए फीस जमा होती है, तो वहां पर कमीशन की रजिस्ट्रार के यहाँ, और वहां से रजिस्ट्रेशन क्लर्क या रजिस्ट्रार आपके घर जाके आपकी वसीयत रजिस्टर्ड कर देंगे। तो ये भी गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी है। जी जी। आपको रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं आना। हम्म। जी एक बात श्रीवास्तव जी और टेक्निकली हम जानना चाह रहे थे, तमाम जी ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनको ज्यादा पेंशन मिल रही है, करीब 1 लाख से ऊपर मिल रही है, जो अच्छे ओहदे जी पे रहे हैं। जब जी उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी मृत्यु के बाद, जी वो जो अकाउंट है उनका पेंशन अकाउंट, उसमें मान हम्म, लीजिए 4 लड़के हैं या 4 बहनें हैं, तो क्या उसमें हम्म। भी झंझट होता है क्या? तो उसकी भी क्या कहीं अंडरटेकिंग वसीयत में जिक्र की जा सकती है क्या? उसमें नॉमिनेशन जो है जिस खाते में वो पेंशन आ रही है उसका नॉमिनेशन करने का प्रावधान है। लेकिन पहले अच्छा। हम लोगों का ये मानना था और कोर्ट का भी ऐसा मानना था कि जो नॉमिनी है, हम्म। वो हमने नॉमिनी किसी को अपॉइंट कर दिया तो वो पैसे उसी को मिलेंगे। लेकिन अभी जी। लेटेस्ट जजमेंट आए हैं जिसमें ये कहा गया कि नॉमिनी केवल उस काम के लिए है कि वहां पर जाकर के उस पैसे को ले आए, लेकिन उसका अच्छा। बंटवारा जितने वारिस हैं उन सब के मध्य होगा। तो ये अभी ओ, लेटेस्ट व्यू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। तो अच्छा, ये अभी वो जो आया हम है। लोग मानते हैं,
जी, हम लोग ये मानते थे कि साहब जो नॉमिनी अपॉइंट कर दिया गया उसी की संपत्ति है, तो उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो केवल वो पैसे उठाने के लिए वहां से उठा के लाएगा, बांटेगा सब में। तो इसके लिए फिर वही स्थिति आती है कि आप अपने जीवन में विल कर दीजिए कि मेरे इस पेंशन अकाउंट है, इसका पैसा मेरे फला बेटे को चला जाएगा, ये पैसा मेरी बेटी को जाएगा, ये मकान मेरे फला बेटे को जाएगा। आप सब अच्छा। डिवीजन कर दीजिए अपनी लाइफ टाइम, आपके आपके न रहने के बाद सारा पैसा सब जहाँ डिवाइड होना हो जाएगा। आप अ, प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन केवल अच्छा। आदमी के अंदर समझ का अभाव है और वो हाँ। सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसलिए ये पेचीदगियां खड़ी होती। गवर्नमेंट का भी प्रयास बहुत रहता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनका सही ढंग से प्रसार प्रचार नहीं होता, इसलिए वो जो है जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। ठीक कह रहे हैं अशोक जी। मैं श्रीवास्तव जी एक बात और जानना चाह रहा था। किसी जी पेरेंट्स के, किसी बूढ़े माँ बाप जी के बच्चे अगर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जी। तब ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? नाते रिश्तेदार क्या किसी को वो अपनी संपत्ति का अधिकार दे सकते हैं कि वो ले ले और हमारे दिव्यांग बच्चों की मॉनिटरिंग करे, देखभाल करे? इस तरह का कोई प्रावधान है क्या? देखिए, फिर वही चीज आती है, वसीयत आपके किसी भी प्राविधान को आप अपने वसीयत के थ्रू स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जी। आपका बच्चा विकलांग है और आपके पास हम्म 10 बीघा जमीन है, हम्म मकान है। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला केयर टेकर करे। लड़का है, आप आपके न रहने के बाद, पति पत्नी न रहने के बाद उस बच्चे को देखभाल कौन करेगा? तो आप उसके हम्म लिए एक ट्रस्ट बना सकते हैं। हम्म उसके लिए आप जो है किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार को उसमें से कुछ जमीन दे सकते हैं कि साहब मेरे इस बेटे की ये सेवा करेंगे, ये देखभाल करेंगे, लेकिन उसमें उसकी जी। कंसेंट होनी चाहिए। उसकी अच्छा। कंसेंट होनी चाहिए और उस पर आप ये भी कर सकते हैं कि भाई बीघा 2 बीघा जमीन आप उसमें से उनकी सेवा के बदले आप दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि साहब इसकी देखभाल करेंगे, इसमें जो पैदावार होगी उसमें से मेरे बेटे की देखभाल करेंगे और इसमें से इतना इनको प्राप्त होगा। ये सारी हम्म। व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं, वो उसमें उसमें कहीं कोई रोक नहीं। अच्छा। अच्छा, जी एक बात और अब श्रीवास्तव साहब और पूछना चाह रहे थे। तमाम बच्चे जी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। अभी तक का जो जी रिकॉर्ड है पूरे देश में, करीबन करीबन लगभग ये माना जा रहा है, ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, करीब 22,000 के जी आसपास वृद्धाश्रम चल रहे हैं, छोटे से बड़े जी लेके। जी और उनमें अगर आप कैलकुलेशन करें तो ऐसे, मतलब जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनको बच्चों ने कहा हम परवरिश नहीं कर सकते हैं, आपकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे करीब लगभग लगभग 6 करोड़ 52 लाख बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, जिनको वृद्धावस्था में डाल दिया गया है और वो वहीं पर जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उन्हें पेंशन, जी। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें पेंशन मिल रही है तो वो क्या कर सकते हैं? तमाम बच्चे उनके पास आते हैं कि बाबूजी पैसे दीजिए, पैसे नहीं है हमारे पास खुद के जीवन यापन के लिए। तो उस स्थिति में तमाम विवाद खड़े हो जाते हैं। उन विवादों का पटाक्षेप कैसे बूढ़े माँ बाप करें? इसका क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले कुछ जो समाज में स्थिति मैं महसूस करता हूँ। जी। एक डाउरी एक्ट लाया गया था हाँ। और उसमें ये कहा गया था कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध। हम्म ठीक सर। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जब मैं वकालत में आया था 40 साल पहले, तो केवल सिविल जज मैट्रिमोनियल शुरू मामले सुना करते थे और एक हम्म। आध मुकदमे शायद कहीं किसी के हो जाए तो हो जाए। जी। आज कानपुर कोर्ट का मैं बता रहा हूं कि जहां पर 5 एडीजे स्तर की कोर्टें हैं, फैमिली कोर्ट, जिनमें हाँ हाँ। मेला लगा है। हम्म उसके अलावा जो क्रिमिनल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वहां 150 125 मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, इसके सारे मामले चलते हैं और वहां भीड़ जी। लगी रहती है। तो इसका मतलब कि समाज के अंदर कोई न कोई ऐसी गिरावट आई है जहां पर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अब आप हम्म सोचिए जरा से, इसकी वजह क्या हो सकती है? हम्म हम लोग झूठ बोल के शादी करते हैं, बताते हैं कि साहब हमारे पास ये व्यवस्था है। लड़की वाले हम्म झूठ बोल के अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। हम्म अब
दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हम लोग शादी के समय इतना दिखावा करते हैं कि जो हमारी क्षमता नहीं उससे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं और जी बिल्कुल सही। तमाम इधर-उधर से लोन ले लेते हैं। जी। लड़की की शादी करते हैं, उसमें भी दिखावा करने के लिए तमाम पैसे बिल्कुल। ले लेते हैं। और उसके बाद स्थिति क्या बनती है कि शादी के बाद जो खुशियाँ घर में होनी चाहिए, वो उसके बाद ये होता है कि भई जो कर्ज हमने लिया है या उधार सामान आया है, उसका पेमेंट कैसे किया जाए? हम्म। अब इसी बीच अगर कोई घर में डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो उस स्थिति में अच्छा दूसरी एक चीज़ और कि माँ-बाप चाहते हैं कि एक नौकरानी आ गई है, सवेरे से लेके मेरे घर में रात तक काम करे, बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा लगाए, सबके जी। कपड़े भी धोए, खाना बना के भी खिलाए टाइम पर। तो फिर वो लड़की जिस किसी के घर से आई है पढ़ी-लिखी, वो कितना बर्दाश्त करेगी? ठीक बात है। और ठीक बात। उसके बाद अगर उसी के साथ उसका पति बेवकूफ मिल गया, जो हाँ उसका हाँ। ख्याल नहीं रखता, भाई भाई आप कम से कम छुट्टी वाले दिन अपनी पत्नी को ले जाइए, घुमा-फिरा के लाइए, उसको जी। अलग से ले जाइए, तो ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो वो लड़की एक समय के बाद फिर विद्रोह करने लगती और उसका परिणाम होता है कि माँ-बाप वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं। भाई लड़का किसको छोड़ेगा? अपनी हाँ। पत्नी जो थोड़े बहुत लड़के इस तरीके के हैं जो माँ-बाप से को नहीं छोड़ पाते, वो पत्नी छोड़ देते हैं, तलाक के मुकदमे चलते हैं और जो जी जी। पत्नी नहीं छोड़ पाते, वो उसके माँ-बाप वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं। हम्म। अब जो इस पर मेरा कमेंट है, जी। मेरा ये मानना है कि जैसे कोरोना काल में केवल 5 आदमी जाके शादी करते थे, हाँ तो हाँ हाँ। वैसे ही शादी का प्राविधान हो, केवल 5 आदमी से ज़्यादा ना हो। आप हाँ हाँ। देखिए राजेश जी, समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं, वो एकदम से कम हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी आगे चल कर के। जी 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 ये जी। दिखावा हम लोग बंद कर दें केवल, तो ये हाँ हाँ। समझिए समाज में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा और ये जो वृद्धा आश्रम बन रहे हैं, इनमें हाँ कमी जी। हो जाएगी। ठीक बात कह रहे हैं। तीसरी चीज़, आप केरल में देखिए, केरल का अधिकतर आदमी जो है वो बाहर दूसरे शहरों में, विदेशों में हाँ। कर रहे हैं। हम्म। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा नर्सें जो हैं वो केरल की। ठीक कह रहे हैं आप। तो अब उनके घरों में तो वहाँ तो लोग कम रहते हैं। हाँ हाँ। तो अब वहाँ देखभाल करने वाला नहीं है कोई। तो फिर मजबूरी में माँ-बाप क्या करेंगे, उनको अगर हम उचित देखभाल करना चाहते हैं तो हम घर पे नौकर रखें और व्यवस्था करें। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट जगह वृद्धाश्रम है। जी हम जी। जो मजबूरी में अपने माँ-बाप को छोड़ते हैं, उसके बजाय वो वृद्धाश्रम बहुत ए क्लास के होने चाहिए, जिसमें जी। जिसमें कोई भी बुजुर्ग आदमी जा करके उपेक्ष हम उल्टा सोचते हैं कि वृद्धाश्रम ऐसे हों जहाँ आदमी जब मन हो तब अपना चला जाए और तमाम बुजुर्ग लोग वहाँ रहे, वहाँ जाकर के अपना हफ्ते 10 दिन 15 दिन जितने दिन मन हो अपना रहे और फिर अपना घर वापस आ जाए, 2-4 दिन रहे और फिर अपनी इच्छा अनुसार आ जाए। ये जो हम लोग माँ-बाप को छोड़ देते हैं और वहाँ वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं, ये समाज जी। का सबसे गंदा काम है। इस ठीक पर बात। जो है वो जो गवर्नमेंट को जो कानून बना हुआ है, हाँ इस हाँ। पर और सख्ती होनी चाहिए। ये जी जी। कानून पर्याप्त नहीं है, इतने से काम नहीं चलता कि साहब लड़के को बाहर कर दिया और संपत्ति ले ली, उनको देंगे, जी जी। उनको देंगे। ये नहीं है भाई, मेन तो ये संपत्ति रहे न रहे, हम अपने साथ उठा के थोड़ी ले जाएँगे। ठीक बात है। लेकिन ठीक बात। जिस जिस भावना से, जिस इच्छा से मैंने अपने बच्चों की परवरिश की, उसी उसी अनुसार बच्चे भी परवरिश करें, अपने माँ-बाप की देखभाल करें वृद्धावस्था और सबको वृद्ध होना, उन बच्चों को भी तो आगे वृद्ध होना, हाँ हाँ बिल्कुल उनके होना। भी तो जी बच्चे जी। होंगे। तो जो हाल जी जी। आज हमारा या हम अपने माँ-बाप कर रहे हैं, वही स्थिति बच्चे उनकी करेंगे। तो इस पर ठीक तो कह रहे हैं रोक आप। लगनी चाहिए और कोई स्थिति बनेगी कि कभी न कभी समाज सोचेगा, सरकार सोचेगी। श्रीवास्तव साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छी चीजें आई, जानकारी भी आई, तथ्य भी सामने आए और लोगों को जी, अवेयरनेस भी होगी कि वो क्या करें। बूढ़े माँ बाप अगर आपके हैं तो सेवा भी करिए, लेकिन जी, बूढ़े माँ बाप भी ये समझें कि उनका दायित्व क्या है बेटे के जी, प्रति, बहू के प्रति। उसका भी मैसेज आपके जरिए आ गया और सब कुछ जी। अवेलेबल है, बस आपको उसका लाभ उठाना है। आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। फिर जी, नए विषय पे आपका आपके साथ जुड़ेंगे। बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है, मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई भी भगवान नहीं है। चुकाऊ पाऊं तो उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।